क्या हाल है बच्चा लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसा कि हमने कहा था कि मैं मॉडर्न फिजिक्स आपको कुछ बताऊंगा, तो आज मैं तैयार हूं आपको मॉडर्न फिजिक्स समझाने के लिए। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, एक एक करके कोशिश रहेगी कि सभी का कुछ ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में डाल दिया जाए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं और ब्रीफ में भी, डेप्थ में भी और ब्रीफ में भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये सभी लोगों को मालूम होता है कि यदि हमारे पास कोई मेटल है, ये एक मेटालिक बॉडी है, ये हमारे पास एक मेटल है, और इस मेटल पे यदि हम कोई लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, इस तरह से लाइट गिराते हैं, तो इस लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी घटना घटी कि लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, और आखिर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। पहले जरा इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कहां से आया है, और लाइट गिरने की वजह से क्यों ये निकला, और क्या कोई भी लाइट गिरा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। कोई भी लाइट गिराएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या ऐसी घटना घट जाएगी। तो आइए जरा से इसको हम डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा मेटल है सोडियम, ये सोडियम मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कोई भी। तो यदि ये सोडियम है तो इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम होंगे, कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें ये सब सोडियम एटम है, ये सब के सब Na हैं, सोडियम। अब एक बात ये बताइए कि जो हमारा सोडियम एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सेल वाइज, तो ये लिखेंगे हम लोग 281। हम लोगों को पता है कि जो मेटल होते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वो लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करने से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ जाता है और वो स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाता है। तो मेटल का एक कैरेक्टर होता है कि बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बावजूद वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने से डीअटैच कर देता है, छोड़ देता है। तो होगा क्या कि इस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब एक बात बताइए कि यदि मैं 1 मोल सोडियम लूं, ज्यादा नहीं, बस 1 मोल, तो 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं। मात्र 23 ग्राम में 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या होती है 6 × 10⁻23, लगभग 6.023 ना लेके हम लगभग ले रहे हैं, अप्रॉक्स। तो अब ये बताइए आप कि यदि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो इतने एटम से इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना। तो मात्र 23 ग्राम यानी कि 1 मोल सोडियम से इतने इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाई देंगे। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर आ रहा होगा, कोई इस तरफ भाग रहा होगा, इस तरह के मोशंस करते रहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात होती है, न कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। ये जो ऑर्बिट में है, इसको हटने के बाद जब ये हट गया तो ये तो ऑर्बिट में है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज होगा 11 प्रोटॉन का, और ये ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे ऑर्बिट में अपना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हैं,
ये लाइट गिरने की वजह से नहीं निकलते हैं। निकलते कौन है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो एटम को छोड़ के अलग हो गया। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, जब कोई सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है ये स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू Ne, पढ़े हैं ना? Q इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? Ne पढ़े हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 1, N1 रख देंगे तो यहां 1e का प्लस चार्ज होगा, यहां भी 1e का प्लस चार्ज होगा, यहां भी 1e का प्लस चार्ज होगा। तो सभी जो एटम हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डीअटैच करने के बाद, छोड़ने के बाद, ये सब पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक? अब लोगों के दिमाग में बात ये आती है कि भाई ये जब रैंडम मोशन कर रहा है तो ये निकल के भाग क्यों नहीं जाता है? चाहिए तो ये कि ये निकल के भाग जाए, यहां पहुंचेगा ये सरफेस पर और यहां आकर के यहां से भाग जाए। बेसिकली होता यह है कि ये जो हमारा मेटल है, ये कोई मेटल है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भागना चाहता है बाहर की तरफ। ये मोशन करते हुए चाहता है कि हम निकल के मेटल से दूर चले जाएं। और अभी क्या बताए, इसके अंदर क्या है? जैसे अगर ये सोडियम का है तो बहुत सारे सोडियम के प्लस, यहां पे कैटायंस हैं, प्लस चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये सब खींचता है और ये कहता है कि मुझे बाहर जाना है। इन सबों से कहता है कि जाना है मुझे जाने दो। तो ये कहता है कि आजा आजा, नहीं जाने देंगे। ये कहता है कि आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा, है ना? नतीजा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्रस्ट्रेट कर जाता है, ये भाग नहीं पाता है। तब क्या होता है? तब ये कहता है कि दे दे प्यार दे, मुझे प्यार दे रे। अब इसका प्यार क्या है? तो इसको एनर्जी चाहिए और स्पीड चाहिए। स्पीड का मतलब है कि उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तब ये कहते फिरता है कि दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, मुझे प्यार दे। तो जब तक इसको प्यार यानी कि एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये निकल के इनके अट्रैक्शन के चलते स्वतः नहीं भागेगा। ठीक है? तो हर मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कम से कम। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन क्या है? फाई होता है। क्या है ये? वर्क फंक्शन। यह है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते क्या है? यह होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वही इस मेटल का क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है। अब ये जो वर्क फंक्शन है, आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए आपको घर से दिल्ली जाना है, तो जाने के लिए एक मिनिमम पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। टिकट वट कटाने के लिए कुछ पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? उससे कम रहेगा तो टिकट ही नहीं कटेगा। तो सेम यहां पे है कि जब भागना चाहता है और ये कैटायंस खींच करके इसको रिटार्डेशन करता है, नहीं जाने देता है, तो इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक? और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब क्या है कि क्या ये वर्क फंक्शन सभी मेटल के लिए सेम होंगे? तो इसको जवाब देखिए, ऐसे समझिए। सपोज कीजिए कि सोडियम पे चार्ज है 1e और ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तो बहुत सारा आइटम इसको खींच रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम मौजूद हैं। हम एक पर समझाते हैं कि ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो कूलॉम्स लॉ से फोर्स कितना होगा? जो हम लोग फोर्स पढ़े हैं, कितना फोर्स लिखेंगे? फोर्स हम लोग क्या लिखते थे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि K E बाई R स्क्वायर है।
ऐसा है, तो एक एटम के द्वारा इस पर इतना फोर्स लग रहा है। अगर यही मेटल सोडियम का ना हो करके, ये सोडियम नहीं होता, एल्युमिनियम हो जाता, तो क्या होता? एल्युमिनियम के केस में हो जाएगा कि हमारा जो एल्युमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसमें क्या है कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखें तो 283 लिखेंगे, इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा हर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जबकि सोडियम में 1 हो रहा था। क्योंकि मेटल है ये भी एल्युमिनियम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यदि हम एल्युमिनियम का मेटल लेते हैं तो Q बराबर Ne वाला कॉन्सेप्ट से, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, तो हर एल्युमिनियम एटम पे इतना चार्ज होगा। अब आप सोचिए कि यदि यहां से इलेक्ट्रॉन ये निकल के भागना चाहे और एल्युमिनियम इसको अट्रैक्ट करे, हालांकि बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे एल्युमिनियम होते हैं खींचने वाले, और भी एल्युमिनियम एटम होंगे, हम एक लेकर समझा रहे हैं, तो इस पे चार्ज 3e का है। तो अब यहां जो फोर्स लगेगा इस तरह से कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सोडियम में E था, E था चार्ज, यहां 3e हो गया तो फोर्स ज्यादा लग गया ना, तो ज्यादा रिटार्डेशन हो जाएगा ना। ज्यादा रिटार्डेशन होने का मतलब इसका स्पीड ज्यादा घटा देगा ना, मोशन इधर है ना, उसके उल्टा ये फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। नतीजा क्या होगा कि यहां पे इसको निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा वर्क फंक्शन हो जाएगा। इसलिए अलग अलग मेटल में वर्क फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है, सभी मेटल का एक जैसा नहीं होता है। सोडियम का अपना है, कैल्शियम का अपना है। यही अगर कैल्शियम होता, उसका 20 एटॉमिक नंबर होता है, यहां 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 आ जाएगा, तो उसका फोर्स किसी और तरह से लगेगा, तो वहां पर रिटार्डेशन किसी और तरह से होगा। तो इसलिए हर मेटल के वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? वर्क फंक्शन क्या है? वह एनर्जी जो नीडेड है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, कम से कम एनर्जी, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ने के आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, और इस पे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ऐसे लाइट गिरा रहे हैं, ठीक। तो होता क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे ना जो रैंडम मोशन कर रहे थे, भागने की कोशिश में थे। तो आइंस्टीन कहते हैं प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार कि इसमें क्या है, पैकेट्स है, एनर्जी का पैकेट्स, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिसको फोटोन कहा गया। इसमें फोटॉन्स हैं। लाइट में क्या होता है, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। तो ये फोटोन है जो आकर के इन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। और ध्यान रखना है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। वो हम समझाएंगे कि 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, थोड़ी देर में। एक फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और फोटोन के पास एनर्जी है। कितनी एनर्जी है भाई, तो h न्यू। और फोटोन क्या करता है कि अपना सारा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे वो कोलाइड करता है, और अपना अस्तित्व वो मिटा लेता है। ये क्या कह रहा था कि दे दे प्यार दे, तो इसका प्यार आ गया। प्यार कौन है, फोटोन। क्या लेके आ रहा है, एनर्जी। तो ये कहता है कि बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। कितना प्यार भाई, तो ये कहता है कि जब तुमसे हम मिलेंगे तो बता देंगे, हम क्या बता देंगे, कि अपनी सारी एनर्जी तुमको दे के अपना हम अस्तित्व मिटा लेंगे। इतना प्यार करता है। सोचिए, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलता है, और अगर वह एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गया या ज्यादा हो गया, तो इसका एमिशन हो सकता है। अब बराबर हो गया या ज्यादा हो गया हम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए।
फॉर फोटो एमिशन, क्या है फोटो एमिशन के लिए? कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है जो इस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है कितनी होनी चाहिए? या तो बड़ा हो या क्या हो भाई, बराबर हो। कितने से? फाई से, तभी ये निकल सकता है। देन इलेक्ट्रॉन may come out of the metal। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर जब एनर्जी बड़ा हो गया, बराबर हो गया, तो मे वर्ड क्यों लिख रहे हैं भाई? ये मे क्यों होगा? ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा है, आप ऐसे समझिए कि यदि आपको बुक खरीदने के लिए 500 रुपये चाहिए और आप दो भाई हैं, पिताजी ने दोनों को 500 रुपया दिए, या एक को 500 दे दिया, एक को 600 दे दिया, तो ऐसा संभव नहीं है। एक तो लगता है कि दोनों खरीद लेगा क्योंकि 500 बुक की कीमत है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि 500 वाला खरीद ले, 600 वाला ना खरीदे। कहोगे कैसे? कैसे हो सकता है? मान लो कि जिसको 600 मिला है वो नालायक बच्चा है, वो गया और पैसा इधर उधर मोबाइल रिचार्ज में और नेट पैक भराने में खर्च कर दिया, और जब दुकान पे पहुंचा तो उसके पास अब 500 रुपये है ही नहीं, तो क्या वो बुक खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आज जिसके पास 500 था वो कहीं कोई खर्च नहीं किया, स्टॉल पे गया तो बुक खरीद लेगा। सेम यहां भी बात वही है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को hν एनर्जी मिलता है और यदि वो बराबर है तो हो सकता है कि निकल जाए, और नहीं भी हो सकता है कि निकले। वही इलेक्ट्रॉन निकलता है जो बिल्कुल यहां सरफेस पर होगा और जिसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी, जिसको कोई टकराने की संभावना नहीं है अंदर में इलेक्ट्रॉन वगैरह से, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो कोलिजन भी होता है आपस में और एनर्जी खो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस एनर्जी को लेकर के बाहर निकल जाएगा। और कोई ऐसा भी होगा जिसको 5 से ज्यादा एनर्जी मिली है और वो अंदर में पागल हो गया कि अब तो हमको बहुत पैसा मिल गया, बहुत प्यार मिल गया, बहुत एनर्जी मिल गई, और इससे टकराना शुरू करेगा और टकरा के अपनी एनर्जी खो देता है। और जब वो यहां पहुंचा, टकराते टकराते पता चला कि अब निकलने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बची। 5 ये तो हर जाना है। 5 कैसे देखते हो? डिवोर्स हो जाता है पति पत्नी में किसी कारणवश, तो पत्नी को क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा। तो यही समझो कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल से निकलता है तो ये हर जाना वर्क फंक्शन, उसको उतना देना पड़ेगा, तभी जाके उसको उसका जो कटायन है छोड़ता है, तभी वो भाग सकता है, नहीं तो नहीं भागेगा। ठीक है ना? तो इतना उसको देना ही देना है। इसलिए अगर इसको एनर्जी मिला और ये अंदर में टकराते टकराते, जो हम पिंक वाला इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, अगर ये अपना एनर्जी खो देगा टकरा टकरा करके और फिर उसके पास 5 से कम हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। हालांकि उसको एनर्जी 5 से हम ज्यादा दिए थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि 5 से ज्यादा होने पर निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। ठीक है ना? चलो अब एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन होता क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है 5 = क्या? hν होता है कि नहीं? तो यहां पे पुट कर दो तो hν = क्या हो जाएगा? 5 > 5। तो न्यू क्या हो जाएगा? > 5/h। तो यहां से फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया? कंडीशन लग गया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 5/h से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो ठीक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5/h। और जितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल से, इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ν0 बोलते हैं, या उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड या कट ऑफ, कि भाई इतना तो चाहिए कम से कम। ठीक है ना? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये ν0 क्या है? = मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किस बात के लिए भाई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे इसको हम कि ν0 =
फाई बाई एच। सो फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट। इसको याद कर लो कि न्यू नॉट यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। और थ्रेशोल्ड क्या है, मिनिमम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे कम में नहीं निकलेगा, ठीक। और ये किस पर डिपेंड करेगा, फाई पे। और फाई किस पर डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल वेरी करता है। तो अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, क्योंकि फाई अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या लिखेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इज डिफरेंट। किसके लिए, फॉर डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स के लिए वो डिफरेंट हो जाएंगे। इतनी बातें स्पष्ट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का समझ में आ गया, वर्क फंक्शन समझ में आ गया कि वो मिनिमम एनर्जी है, हर जाना है कि भाई इतना दीजिएगा तब ये छोड़ेगा कटायन, कि तब तुमको हम दूर जाने देंगे। इलेक्ट्रॉन और कटायन क्या है अंदर में, हस्बैंड वाइफ है। तो ये छोड़ के जाना चाहता है हस्बैंड, तो कहती है पत्नी कि भाई हमको हर जाना दो। ऐसे कैसे जाने देंगे, उसके पहले तो तुम मेरे ऑर्बिट में थे, घूम रहे थे और गीत गा रहे थे कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, और अब हमको छोड़ के जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, दे के जाओ, ठीक है ना। अरे कितना बदमाश है चंडाल ये, कि जैसी ऑर्बिट से निकल के इसमें घूमता है, भटकता है, तो क्या कहता है, दे दे प्यार दे। वाह, पहले कटायन का प्यार भूल गया। और देखो उससे ज्यादा बदमाश तो ये है, ये क्या बोलता है कि मैं प्यार लेकर आ गया। कौन, फोटोन नहीं, बोलता है कि मिलेंगे तो जो तुमको तो बता देंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। वाह क्या बात है। अब क्या है, देखे होंगे कॉन्सेप्ट में कि स्पीड जो होता है वेव का, स्पीड ऑफ वेव v, और लाइट के लिए लिखते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। अभी क्या बताए थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फाई बाई एच होता है ना कि नहीं होता है। तो एक बात बताइए, यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा नॉट। ये हो जाएगा न्यू नॉट की जगह यहां से एच सी बाई लेमडा नॉट। तो वर्क फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू के टर्म में और लेमडा नॉट के टर्म में। ये लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट क्या है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्यों भाई, क्यों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अभी बताते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है ये, देखो सिंपल सी बात है कि C इज इक्वल टू लिखते हैं न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C अपॉन न्यू। और फोटो एमिशन में, फोटो इलेक्ट्रिक में न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जितना ये कम होगा उतना ही ये ज्यादा होगा। और कम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जब कम रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हम लाइट गिराते हैं उस फ्रीक्वेंसी का किसी मेटल पे, तो उस समय जो उसका वेवलेंथ होता है उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि न्यू मिनिमम हो रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो लैम्डा मैक्स लिखते हैं इसको, या इसको लैम्डा नॉट भी कहते हैं। और ये क्या होगा, C बाई न्यू मिनिमम। और न्यू मिनिमम कितना था, फाई बाई एच। तो बात फिर वही आ गई ना, एस सी अपॉन फाई। यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। और याद ये रखना है कि यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में लें लैम्डा को, और एच सी की जगह लिख देना है 12400, और फाई को लिखना है ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो ये हमारा वर्क फंक्शन की मदद से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ध्यान ये रखना है कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो फोटो एमिशन को शो कराएगा। एक तरह से कट ऑफ भी है। कैसे बोलते हो, किसी कंपटीशन में जाते हो कि ये इतना से कम नहीं और इतना से ज्यादा नहीं, तो ये ज्यादा में कट ऑफ है कि इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं चाहिए, कम चलेगा या इतना चलेगा। और फ्रीक्वेंसी में क्या है, मिनिमम है कि उससे कम नहीं, उतना या उससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर आपने कहा था कि जब किसी मेटल पे मैं लाइट रे गिराता हूं तो एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से ही आके टकराता है। 2 से क्यों नहीं टकराएगा सर, 3 से क्यों नहीं टकराएगा सर? अच्छी बात है। देखो पहले एक्सपेरिमेंट देखो क्या शो करता है। एक्सपेरिमेंट कहता है, जो हर्ट्ज ने किया था, कि जब भी किसी मेटेलिक सरफेस पे हम लाइट गिराते हैं और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम होती है, थ्रेशोल्ड से कम होती है, तो इमिशन नहीं होता है। यही ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट का। अब मान लो कि इसको 2 लोगों का प्यार मिल गया। ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मारपीट हो जाती है कि नहीं? देखते हो 1 से 2 प्यार करता है कभी कोई, सुने हो? आए दिन घुसम घुसी लतम जुता हो जाता है, 1 से 1 ही होता है प्रायः। तो मान लो कि इसको 2 फोटोन ने एनर्जी दे दिया, थोड़ी देर के लिए मान लो, बाद में 3 मान लेंगे, फिर 4 मान लेंगे। तो अगर 2 फोटोन एनर्जी दिया तो उसको 2e एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को, और वो मान लो अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो इमिशन हो जाएगा, या उससे ज्यादा है तो चलो ज्यादा भी ले लेते हैं। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो h न्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझना, बड़ी बात हो रही है, ये लोगों को नहीं मालूम। न्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2h। तो यहां से मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 5/2h। अब इसी प्रकार से बेटा यदि 3 फोटोन इसको एब्जॉर्ब करता, ये इलेक्ट्रॉन, 3 लोगों का प्यार उसको मिलता, इसका 3 लोगों से संबंध हो जाता, 3 फोटोन से, तो यहां 3 हो जाता, यहां 3h न्यू हो जाता। तो न्यू की वैल्यू यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाती 5/3h। तो यहां से जो न्यू मिनिमम आएगा वो 5/3h आएगा। 4 फोटोन लेगा तो 5/4h आएगा। तो इस हिसाब से एक मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही नहीं हो पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से सोचते हैं तो ये होगा, 3 इलेक्ट्रॉन से सोचते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से सोचेंगे तो वहां पे ये हो जाएगा। जबकि एक्सपेरिमेंट कहता है कि नहीं, एक मेटल के लिए एक ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, 10 ठो नहीं होता। इसका मतलब है कि वो तभी संभव है जब एक इलेक्ट्रॉन से एक ही टकराए। तो एक ही टकराएगा तो 2 की जगह यहां 1 हो जाएगा, तो 5/h। बात समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन को टकराना है, और यदि उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से जो हर जाना चाहिए निकल के भागने के लिए उससे ज्यादा है तो निकल जाएगा। अब देखो जरा सा समझते हैं हम लोग कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और क्यों है। क्या समझाना चाहते हैं? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहते हैं आइंस्टीन साहब? मान लो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये फोटोन आकर के अपना प्यार दे दिया, और ये प्यार वैसा ऐसा नहीं देता, ये पूरी तरह से अपना अस्तित्व मिटा लेता है।
इससे टकराया, अपनी एनर्जी दे के कहानी खत्म। फोटोन में एनर्जी के सिवा कुछ है ही नहीं, एनर्जी और मोमेंटम ही तो है। तो ये गायब हो जाता है कि लो मैं तुमको अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब यह है कि यदि यह फोटोन की एनर्जी ज्यादा है फाई से, तो इसको निकल के भागने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इसको निकल के भागने के लिए तो फाई ही चाहिए था, और मिल गया ज्यादा। तुम्हारे पिताजी मान लो तुमको 700 रुपए दे दिए, अब बुक 500 में मिलता है, तो क्या करोगे तुम? 500 में अगर बुक खरीद लेते हो तो 200 बचा लोगे। और कोई जरूरी है 200 बचा लोगे? नहीं। हो सकता है तुम 500 में बुक खरीदने के बाद कुछ मोबाइल रिचार्ज कर लिया, कुछ नाश्ता कर लिया, तो कम भी बचेगा। या ये भी हो सकता है किसी के पास कुछ नहीं बचे कि 500 में बुक खरीदा, बाकी 200 अपना सब कुछ खर्च कर दिया, तो जीरो भी बच सकता है। मैक्सिमम क्या बच सकता है? 7 - 5, 700 मिला, 500 की किताब है 200, और नहीं तो जीरो बच सकता है। सेम यहां पे होता है कि इलेक्ट्रॉन ये जो है उससे बहुत सारे फोटोन आके टकराते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब कोई कोई इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो सरफेस पर होता है एकदम यहां, जिसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ है इलेक्ट्रॉन की, उसको जब एनर्जी मिलता है तो वो बिना टकराए निकल गया, तो एनर्जी नहीं खोएगा। तो कितना बचा लेगा भाई? ई मिला था फोटोन से, मान लो फोटोन की एनर्जी ई है। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, नहीं। और खर्च कितना करना है? 5 वर्क फंक्शन। ये खर्च है, हर्जाना, याद रखना कि इतना उसको खर्च करना ही होगा कटायन को छोड़ने के लिए, अपनी बीवी को छोड़ने के लिए, ये हर्जाना देना है। बचा क्या उसके पास? तो E - 5, और ये मैक्सिमम होगा। और किस रूप में बचेगा? ये मोशन करता हुआ निकलता है, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बचेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K मैक्स जो एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो E - 5 के बराबर रख सकता है। लेकिन यहां से चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बहुत सारे फोटोन आके अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो सभी की एनर्जी इतनी हो कोई जरूरी नहीं है। निकलते समय बहुत सारा इलेक्ट्रॉन टकराते उकराते अपना सारा एनर्जी खो देता है। इतना बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाता है, तो किसी किसी के पास जीरो भी होगा। तो एनर्जी कहां से कहां वेरी करेगा? एक्चुअल एनर्जी जो होता है, एक्चुअल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैरीज बिटवीन 0 to K मैक्स। K मैक्स से ज्यादा नहीं कोई बचा सकता है और 0 से कम नहीं, सब खो देगा। तो यही जो बेटा इक्वेशन है हमारा, इसी इक्वेशन को बोलते हैं क्या? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी भाई किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? कैसे कैसे डिपेंड करेगा बताओ? तो एक तो फाई पे, और फाई किस पे? मेटल पे। अलग अलग मेटल का फाई अलग अलग। और ई क्या है? एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, तो जरा समझते हैं। हमने बताया कि K मैक्स इज इक्वल टू E - 5 होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा E क्या है? तो भाई E है एनर्जी ऑफ फोटोन H न्यू और -5। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और नेचर ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन पे, किसी और चीज पे नहीं। बस एकदम दिमाग में बिठा लो कि ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन। ठीक है ना? और एक बात और दिमाग में रखना, ये एनर्जी का इक्वेशन है, तो सभी के यूनिट समान होना चाहिए। अगर एक जूल में लेंगे तो सभी जूल में होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो सबके सब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। यह ध्यान रखना है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में,
तो इसको हम फोटोन की एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये तो सबको पता है क्योंकि हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, और -5 भी लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर लैम्डा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ रहे तो यहां बैठा देना है और फाई को बैठा देना है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। और ये तो पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है कि नहीं। अब इसके कुछ ग्राफ वगैरह पूछ देता है, ग्राफ वगैरह पूछ देता है कि भाई ठीक है, चलिए हम इधर में फ्रीक्वेंसी लिया, इधर फ्रीक्वेंसी ले लिया और इधर में के मैक्स ले लिया, आप जरा इसका ग्राफ खींच दीजिए। तो क्या दिक्कत है, ये x है, ये y है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी है कि नहीं है, नहीं है, ये है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कहां इंटरसेप्ट दे रहा है, माइनस, इसका मतलब है कि माइनस पे कट करेगा इधर, और इसको कहां कट करेगा, जब देखो x को कट करेगा तो y जीरो कर दो, y कौन है यहां k मैक्स, इसको जीरो करो तो फाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी न्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, फाई बाई एच, तो फाई बाई एच पे कट करेगा, यहां मिला दो ऐसे, यही ग्राफ हो गया। ये कहां कट कर रहा है, फाई बाई एच, और यहां कहां कट कर रहा है, -5 पे, यहां ये -5 पे कट कर रहा है, ये माइनस है, -5 पे। और 5/h क्या बताए थे, ये तो न्यू नोट होता है ना, तो ये न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है। अब ये जो ग्राफ है जिसको हम काट रहे हैं ग्रीन कलर से, ये तो लेंगे नहीं, दो रीजन से। क्या रीजन है कि एक तो यहां पर y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया इस पोर्शन में, y मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गया, जो होता ही नहीं है, तो इस वजह से नहीं लेंगे। दूसरी बात कि यदि हम इस पोर्शन को लेते हैं तो यहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट जो है न्यू नोट से कम हो जाएगा, और न्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी तो चलता ही नहीं है, यहां ना न्यू नोट है, इधर के पोर्शन में तो न्यू नोट से कम हो जाएगा, न्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही नहीं। स्लोप कितना है इसका, ये स्लोप mx, m कितना है स्लोप, तो स्लोप हमारा h के बराबर है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, यह है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायग्राम देगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो, और वहां से प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पूछता है तो स्लोप निकाल देंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो यहां पे x पर जो इंटरसेप्ट है वही बता देंगे, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वर्क फंक्शन पूछेगा तो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो -5 है, तो यहां जहां भी क्वेश्चन में कट करेगा वो -5 का वैल्यू होगा, तो 5 बता सकते हैं कंपैरिजन करके इस ग्राफ से। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। अब आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है पहले ये समझेंगे और देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में उसका क्या यूज है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली बेटा, जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब समझो वोल्टेज, जो वोल्टेज होते हैं उसका काम कभी कभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है, उसके स्पीड को बढ़ा देता है, और कभी कभी वो स्पीड को घटा देता है। तो किस परिस्थिति में वो स्पीड को बढ़ाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो, और स्पीड यदि घटाता है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो कौन सी परिस्थिति है जरा सा उसको समझेंगे। पहले एक जनरल हम लोग समझते हैं सिचुएशन को। क्या समझा रहे हैं, वोल्टेज एज एक्सेलरेटिंग ऑब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल। वोल्टेज को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कब समझेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल कब समझेंगे, उसको जरा समझाना चाहते हैं।
देखो ऐसा करते हैं, सपोज करो कि ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं या कोई कैपेसिटर है, दो प्लेट है, दो कंडक्टर है, दो मेटल है, और इसको एक वायर के थ्रू हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ये एक सेल है। अब जैसा कि तुमको बताया गया है कि जब भी दो कंडक्टर आपस में जुड़ता है तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का जो पोटेंशियल होगा और ये सेल का जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, और इसी के डिफरेंस को वोल्टेज ऑफ सेल बोलते हैं ना। तो अगर मान लो कि यहां V वोल्ट का कोई सेल है तो यहां भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। अब क्या है कि चूंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, तो ये हाई पोटेंशियल है। क्या है, हाई पोटेंशियल। तो यहां की पोटेंशियल क्या है भाई, तो ये हाई पोटेंशियल है। यहां की पोटेंशियल क्या है, तो ये लो पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये लो पोटेंशियल है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर एग्जिस्ट करता है, हाई से लो की तरफ। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, E। अब देखो बच्चा लोग, यदि हम एक चार्ज को यहां पे रिलीज कर दें, सपोज करो कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज हमने रिलीज कर दिया, Q चार्ज को रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया, कोई स्पीड नहीं दिया, यहां पे इसकी स्पीड 0 है, U 0 मान रहे हैं। अब बताओ ये फील्ड क्या करेगा बच्चा लोग, तो फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। किधर फोर्स अप्लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में, कितना, QE करेगा ना, और ये फोर्स इस चार्ज को इधर ले जाएगा, मोशन करा देगा। हम जरा ये निकालना चाहते हैं कि जब ये मोशन करता हुआ यहां पहुंचा इस कंडक्टर के पास, तो उसका स्पीड क्या होगा या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है ना। तो इसको सिंपली ऐसे समझो इस प्रकार से कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग पढ़े हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, बात को जरा समझना, एक ही बार में सब हो जाएगा। W टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा KE होता है कि नहीं। अब वर्क कौन करेगा, ये फोर्स QE। यहां पर वेट वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, तो इसका mg वगैरह हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल का। तो फोर्स किधर है, इधर, और मान लो ये डिस्टेंस d है तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ, तो वर्क क्या होता है, Fs, क्योंकि एंगल 0 हो गया, Fs cos थीटा। तो यहां वर्क हो जाएगा हमारा Fd, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे जब मेरा पार्टिकल पहुंचा, चार्ज पार्टिकल, तो मान लेते हैं कि यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी K हो गई, जबकि यहां तो रेस्ट से छोड़े थे, तो K - 0। और फोर्स कितना है बच्चा लोग, QE D इज इक्वल टू K। और ये पढ़ाया गया होगा या नहीं पढ़ाया तो जान लो कि जब भी दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो और फील्ड E हो, तो V इज इक्वल टू ED रिलेशन होता है। तो वैसे केस में हम लोग ED को V लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V इज इक्वल टू K। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा K फाइनल, वो QV के बराबर होगा। अब देखो क्या हुआ, यहां पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, यहां पर स्पीड 0 था और यहां जाकर के उसको फास्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है, स्पीड बढ़ाने का। तो जब भी V वोल्ट से कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो उसको याद रखना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी QV, यदि वो शुरू में रेस्ट में है, और यदि शुरू में कुछ स्पीड है
तो K निकालेंगे तो 0 इधर आ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, इतना प्लस इनिशियल हो जाएगा, Q भी प्लस इनिशियल जितना रहेगा वो हो जाएगा उसकी एनर्जी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Q अगर हम कूलॉम में लेंगे और V वोल्ट में यानी कि जूल पर कूलॉम में लेंगे तो ये कूलॉम कैंसिल होकर के एनर्जी हमको जूल में मिलेगा। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले अभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल समझा दिए कि जब भी कोई Q चार्ज V वोल्टेज से एक्सेलरेट हो तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है QV। अब इसी में देखो क्या करते हैं, देखो बच्चा लोग, अब हम क्या करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाना चाहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक बार हम फिर से उसी सिचुएशन को लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास दो कंडक्टर है हमारे पास इस तरह से, और इसको उसी सेल से हमने कनेक्ट कर दिया, जो सेल पहले था इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इस तरफ है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि हम फिर से एक बार यहां पे निगेटिव चार्ज लेते हैं, -Q चार्ज। पहले क्या लिए थे? +Q, और इसको कुछ स्पीड दे देते हैं। पहले स्पीड नहीं दे रहे थे ना पिछला केस में, यहां U दे देते हैं स्पीड। अब देखो क्या होगा कि जब ये पार्टिकल इस स्पीड के चलते मोशन करेगा इस तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? ये फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ। कितना? QE। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड उल्टा फोर्स लगाता है, तो मोशन के उल्टा फोर्स है तो ये क्या करेगा? डिसेलरेशन होने लगेगा, इसका स्पीड घटने लगेगा, और घट करके मान लो यहां रुक गया, स्टॉप कर गया। अगर यहां स्टॉप कर गया जाके, मान लो ये डिस्टेंस हम d मान लेते हैं समझाने के लिए। इस बार यदि हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो क्या लिखेंगे बोलो? हम समझा रहे हैं इस बार तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो इस बार यदि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो फोर्स किधर? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर? आगे। ये माना हमने कि d डिस्टेंस चल के रुक गया, तो वर्क क्या होगा? Fs cos थीटा, थीटा 180 डिग्री। तो फोर्स यहां पे हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक बार फिर से लिख सकते हैं, डेल्टा के। तो वर्क हो जाएगा -Fs। F कितना? QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना? D। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल हमने K दिया था, मान लो यहां पे कुछ स्पीड था ना, तो काइनेटिक एनर्जी K मान लेते हैं। फिर एक बार माइनस माइनस कैंसिल, और ED को भी बताए थे, तो QV = K। अब देखो ये K क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? कैसे भाई? लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो फाइनल तो यहां स्टॉप कर गया, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल मान लिया कि यहां काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मोशन दिए थे, तो K - 0, यही लॉस हो गया, जो कितने के बराबर है? QV के बराबर है। तो याद ये रखना है कि यदि V वोल्टेज कारण बन रहा है रिटार्डेशन का, रिटार्ड करने का, तो वो QV एनर्जी लॉस करा देगा। और यदि V वोल्टेज कारण बन रहा है एक्सेलरेट करने का, तो QV एनर्जी सप्लाई कर देगा चार्ज पार्टिकल को। तो इसलिए वोल्टेज एक्सेलरेटिंग भी कहलाते हैं, वोल्टेज स्टॉपिंग भी कहलाते हैं, दोनों चीज कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो V वोल्टेज QV एनर्जी या तो देता है या QV एनर्जी छीनता है, लॉस करा लेता है। नहीं, वो सप्लायर भी है और छीनने वाला भी है। परिस्थिति का अंतर है। पहले वाले में क्या था कि यहां प्लस चार्ज था तो इधर एक्सेलरेट कर दिया था, इस वाले में माइनस चार्ज है तो रिटार्ड कर दिया। अब चलते हैं वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इतना समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आते हैं आइंस्टीन इक्वेशन पे। समझो आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था भाई? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या था? बोलो जल्दी से। आइंस्टीन था
कि के मैक्स मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो E माइनस फाई के बराबर था ना। अब एक बात बताओ कि यदि हमारा ये मेटल है और ये हमारा सेल है इस तरह से, और इस मेटल पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, उसमें और कोई दूसरा वेवलेंथ नहीं है, जो है एक ही प्रकार का वेवलेंथ है। क्या होगा भाई वैसे केस में? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आ गया, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। अब ये बताओ कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से म्यू नॉट से ज्यादा हुई तो ये एमिशन करा देगा। यही पढ़े थे हम लोग, यही पढ़े थे ना। ठीक है, तो मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो गया। अब फील्ड किधर है? फील्ड तो इस तरफ है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ये फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा ना, इधर फोर्स लगाएगा F, जो कि निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो रिटार्डेशन करेगा। और यदि इस प्लेट को पहुंचने से पहले ही इसको स्टॉप कर दे, इतना फील्ड अप्लाई कर दें, फील्ड तो हम बढ़ा घटा सकते हैं ना इस वोल्टेज की मदद से। जैसे जैसे इसको वोल्टेज बदलेंगे ये फील्ड बदलेगा। क्यों भाई? क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन D होता है ना। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फील्ड ताकतवर होगा। तो ऐसा वोल्टेज बढ़ाते जाना है कि ये यहां पे जाने से पहले रुक जाए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फास्टेस्ट वाला, जिसकी सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो यहां से पहले ही स्टॉप कर गया तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। फास्टेस्ट वाला यहां कौन है भाई? कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, के मैक्स है। और ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जाके यहां पे 0 हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ इसने लॉस कितना किया? तो इनिशियल माइनस फाइनल, के मैक्स माइनस 0 यानी कि के मैक्स। और अभी क्या पढ़ाए थे कि क्यू चार्ज यदि V वोल्टेज से रिटार्ड हो तो कितना लॉस करता है? क्यू भी। यानी कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम सोचेंगे, बल्कि हम कहें कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो लॉस हुआ के मैक्स का, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू भी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इंटू VS स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? EVS होता है। और यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें, अगर ये कूलम में लेंगे और ये वोल्ट में, तब तो ये जूल में मिलेगा। यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तब क्या होगा बताओ? हम लोग क्या जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, तो इतना जूल, अगर इसको कूलम में लेंगे, इसको वोल्ट में, तो जूल में मिलेगा। तो इतना जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 जूल में इतना, तो इतना जूल में इतना इंटू इतना। यानी कि के मैक्स यदि हम लिखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लिखेंगे EVS अपॉन दिस मच, और E का वैल्यू भी तो वही है 1.6 इंटू इतना, तो कट जाएगा ये VS। तो याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर उसको हम V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को, तो जितना वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वही उसकी एनर्जी हो जाती है। अगर 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट से करेंगे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कोई दूसरा पार्टिकल रहेगा तब नहीं, क्योंकि वहां पे ये चार्ज तो बदल जाएगा। क्यू भी एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी
V वोल्टेज से, या Q भी लॉस करता है तो Q बदल जाएगा ना, तो यहां पे E फिर कैंसिल नहीं ना होगा। ठीक, चलो तो Kmax को लिख सकते हैं Vs के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, देखो तो क्या था हमारा था Kmax इज इक्वल टू E माइनस फाई। अगर इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्या लिखेंगे बोलो, इसको हम लोग लिखेंगे Vs। Kmax बराबर अभी प्रूफ करके दिखाए Vs। इसको क्या लिखेंगे 12400 बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम में, चूंकि ये फोटोन की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और माइनस फाइव लिख देंगे। तो यदि क्वेश्चन में लैम्डा दे करके और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज कीजिए, डायरेक्ट सीधे हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा लैम्डा देगा एंगस्ट्रॉम में यहां बैठा देना है। कभी कभी नैनो में देता है कि भाई 550 नैनोमीटर, तो एक जीरो और लगा देंगे तो एंगस्ट्रॉम में हो जाता है। अभी करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, ठीक है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम ना करें तब क्या होगा, तब यही इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा कि Kmax को लिखे थे EVS, लिखे थे ना, इज इक्वल टू E को लिखेंगे h न्यू माइनस फाइव, और यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं यहां से Vs इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे h अपॉन E इंटू न्यू माइनस फाइव बाई E। ये इक्वेशन होगा। अब कोई बच्चा पूछता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो मेटल के वर्क फंक्शन पे, यानी कि नेचर ऑफ मेटल पे और फ्रीक्वेंसी पे, इसके अलावा किसी चीज पे नहीं। फ्रीक्वेंसी पे और नेचर ऑफ मेटल पे, उसके अलावा किसी चीज पे नहीं, ठीक ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, एक नंबर में क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा नेचर ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आ गया क्या होता है, क्लियर है। अब यदि इसका कभी कभी ग्राफ बोलता है, किसी इक्वेशन का ग्राफ खींचिए, क्यों नहीं खींच देंगे। सपोज करो कि इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिया, न्यू फ्रीक्वेंसी, और इधर में लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, Vs। तो ये कैसा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, mx प्लस सी। तो c क्या है, इसका निगेटिव है, तो ये कहां कैंसिल करेगा, ऑरिजिन से नीचे, यहां पे कट करेगा, माइनस फाइव बाई ई, और x को कहां कट करेगा, तो y जीरो करो, इस y को जीरो करो, ये ना y है Vs, इसको जीरो करो तो न्यू की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 बाई एच, यहां कट करेगा 5 बाई एच पे, मिला दो ऐसे, यहां पे कट किया है 5 बाई एच, और ये पढ़ाए थे ना न्यू नॉट होता है, 5 इक्वल टू एच न्यू नॉट पढ़ाए थे। तो यहां पे ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट, और उससे कम लाइट, तो कम फ्रीक्वेंसी का लाइट तो गिराना ही नहीं है, इसीलिए ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो न्यू नॉट से कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स पे है ना, तो इधर लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई से दूरी कम जाएगी ना, वाई से दूरी को ही ना एक्स कहते हैं। अगर यहां एक पॉइंट लोगे तो ये दूरी कम हो गई ना, यहां से एक लाइन खींच दो, यहां है न्यू नॉट, तो इधर तो न्यू नॉट से कम हो गया, न्यू नॉट से कम गिराने पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन ही नहीं करेगा तो उसको रोकने की बात कहां से होगी। इसलिए ग्राफ हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका स्लोप क्या है, h बाई ई है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हो गया फ्रीक्वेंसी के साथ, क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, हम लोग पढ़े फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, किस तरह से होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, किस पे डिपेंड करता है। कभी कभी इस चैप्टर में एक बात होती है इंटेंसिटी वगैरह की, इंटेंसिटी से क्या संबंध है, ठीक है ना, इंटेंसिटी। तो बेटा इंटेंसिटी समझने के लिए सबसे पहले पावर समझो, पावर क्या होता है, फिर समझो इंटेंसिटी क्या होता है, फिर समझो फोटोन फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आराम से लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत हम लोग को होने ही नहीं जा रही है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले अब क्या दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ सोर्स। पावर ऑफ सोर्स, पावर क्या होते हैं, पावर ऑफ सोर्स। तो कहीं भी पावर, जैसे मान लो 100 वाट का बल्ब लाते हो, तो 100 वाट का क्या मतलब है कि 100 जूल पर सेकंड निकलेगा उससे एनर्जी लाइट के रूप में। तो किसी सोर्स से पर सेकंड जितनी एनर्जी निकलती है वही उसका पावर है। अगर 40 वाट का कोई लैंप है तो 40 जूल पर सेकंड निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एनर्जी एमिटेड निकला पर सेकंड बाय द सोर्स। सोर्स से कितनी एनर्जी निकल रही है पर सेकंड, उसी को पावर कहते हैं। अब क्या है, इंटेंसिटी समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब, तो कोई इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जब भी ये निकालते हैं किसी प्लेस पर, किसी पॉइंट पर निकालते हैं, जैसे आप कहीं खड़े हैं तो वहां की इंटेंसिटी, कहीं और चले गए तो वहां की इंटेंसिटी, ऐसे होती है, ठीक ना। किस प्लेस पर हैं उसकी बात करते हैं इंटेंसिटी में। और सोर्स कैसा है, स्फेरिकल है कि सिलिंड्रिकल है कि प्लेन सोर्स है, एक एक करके हम डिस्कस कर देते हैं तो सब आ जाएगा उसमें। देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जहां पे इंटेंसिटी पूछा गया है वहां पे यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है, यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। बशर्ते कि एरिया जो रखा हो कुछ ऐसा रखा हो कि लाइट का जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर हो। लाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। कब, इफ फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। फ्लो हमारा एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब जैसे सपोज करो एक पॉइंट सोर्स है छोटा सा, जैसे जुगनू होता है ना, रात में फ्लैश मारता है, मोरलेस मान लो कि वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी समझते हैं, किसकी इंटेंसिटी, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, है ना। सपोज करो कि ये हमारे पास एक सोर्स है, छोटा सा पॉइंट सोर्स है, और इसको एक स्फेरिकल जार में रख दिया, शीशे के एक स्फीयर में रख दिया सेंटर पे। ये क्या है, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया हमने, उसके सेंटर पे इसको रख दिया पॉइंट सोर्स को। इसका कुछ पावर भी होगा, लाइट निकालेगा तो कुछ पावर होगा ना, P मान लेते हैं। P क्या है, पावर ऑफ सोर्स,
मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकालेगा, P। अब क्या होगा कि इसका जो लाइट होगा इस तरह से ट्रैवल करेगा ऐसे। अब बेटा एक बात बताओ कि लाइट जो ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसको हम सेंटर पे रखे थे, मान लो रेडियस इसका कुछ r है स्फीयर का, ये स्फीयर लिया हमने, तो कितनी एनर्जी पास करेगी इस स्फीयर से, जितना एनर्जी निकला, और निकली कितनी भाई 1 सेकंड में, P के बराबर जो पावर है। अब ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। हाँ, किसी भी कर्व सरफेस में परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस। तो लाइट तो रेडियस के लॉन्ग जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाती है, सेंटर पे रखा है तो रेडियस के लॉन्ग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहां पर 1 सेकंड में इस एरिया से कितनी एनर्जी पास करेगी, जितनी निकली, क्योंकि बीच में तो कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रही है, जो निकली वही पास की, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि P एनर्जी पास की कितनी एरिया से, 4πr² से, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में P एनर्जी पास की 4πr² से, तो यूनिट एरिया से कितना की, 4πr² में P, तो 1 में कितना, बटा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I = P/4πr²। अब क्या है बेटा कि जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ेगा, जैसे अभी मान लो इस स्फीयर को पार किया, अब सोचो कि एक बड़ा स्फीयर आगे है ऐसे, इसी को सेंटर मान के एक और स्फीयर खींच दिया, फिर इसको पार करेगी, और आगे जाएगा तो फिर किसी दूसरे स्फीयर को पास करेगा, तो एनर्जी जो निकली है वही पास करेगी, लेकिन एरिया बढ़ते चला जाएगा ना। ऐसे सोचो कि एक जार, फिर दूसरा जार, फिर तीसरा जार, एक के अंदर एक रखा हुआ है, तो पहले जार को पास किया, फिर दूसरे को पास किया, फिर तीसरे को पास किया, एनर्जी सेम पास कर रहा है, एरिया बदलते जा रहा है, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी सब जगह सेम होगा, नहीं, R बदल जा रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि I और R² का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो P/4π है, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि पावर बदल नहीं रहा। तो कह सकते हैं हम लोग कि I/R² बराबर कांस्टेंट, मतलब इंटेंसिटी और रेडियस, यानी कि सोर्स से, यही ना सोर्स है S, यहां से जो दूरी है उसका स्क्वायर कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/R²। किसके लिए हुआ, पॉइंट सोर्स के लिए। तो यदि पॉइंट सोर्स कोई है लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी ऐसे होती है, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहां से कि I1 R1 का स्क्वायर = I2 R2 का स्क्वायर। मतलब अगर हम यहां पे रेडियस R1 मान लें, यहां R2 मान लें, यहां की इंटेंसिटी I1 मान लें, यहां की I2 मान लें, तो ये रिलेशन होता है पॉइंट सोर्स के लिए। समझ में आ रही है बात। अब यदि हम सोर्स का शेप बदल दें तो क्या होगा, ध्यान रखना, इंटेंसिटी हमेशा सोर्स के शेप पर डिपेंड करता है, और तुम खड़े कहां हो। जैसे R1 दूरी पे खड़े हो तो वहां पे R1 1/R1² के प्रोपोर्शनल है, यहां चले गए तो 1/R2² के प्रोपोर्शनल है। तो ये हिसाब किताब होता है। देखो बच्चा लोग, तो अभी हम लोग बात किए पॉइंट सोर्स के लिए। अब जरा सा लेते हैं सिलिंड्रिकल सोर्स, जो घर में ट्यूब जलाते हो। अगर उस ट्यूब की इंटेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, देखो, इंटेंसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल सोर्स, सिलेंडर के आकार का है तो क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर हम ये ट्यूब ले लेते हैं और मान लो ये लाइट निकाल रहा है, तो ऐसा करो कि अपनी कॉपी को मोड़ के एक सिलेंडर बना लो। हालांकि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट, इमेजिन करो कि वो शीशे का होता, और यदि इसके चारों तरफ हम एक सिलेंडर लगा दें ऐसे, और सिलेंडर के एक्सिस पे इसको हमने रख दिया, किसको, सोर्स को। ये मेरा सोर्स है ट्यूब, जिसका पावर क्या है, P है। P हम क्या ले रहे हैं, पावर ऑफ सोर्स, है ना। सपोज करो कि इसका रेडियस R है सिलेंडर का, तो अब जब इस ट्यूब को ऑन करेंगे, जब ये लाइट इसका निकलेगा ट्यूब से,
तो ये लाइट क्या करेगा, इस कंटेनर को पास करेगा ऐसे चारों तरफ से, ऐसे है सिलेंडर, तो लाइट इसका चारों तरफ से निकलेगा, पास करेगा इस एरिया को, सिलिंड्रिकल एरिया को। कितना लाइट पास करेगा, कितना एनर्जी पास करेगा, P के बराबर। 1 सेकंड में इतना ही निकला है, वही पास करेगा। लेकिन इस बार सिलेंडर का एरिया क्या हो गया बेटा, अगर इसके लेंथ को हम L मान लें सिलेंडर के, तो सिलेंडर का कर्व एरिया कितना होता है 2πRL, यानी कि अब जो ये एनर्जी निकल रही है 2πRL एरिया से पास कर रही है, ठीक है ना। तो यूनिट एरिया से कितना पास करेगा, तो यूनिट एरिया के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो P/2πRL। अब यहां कांस्टेंट कौन है, पाई एल, ये सब P तो कांस्टेंट है, यानी कि I किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के, जबकि पॉइंट सोर्स में 1/R² के प्रोपोर्शनल था। या यूं कह सकते हैं कि I और R का प्रोडक्ट यहां क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि अभी मेरे पास हमने एक सिलेंडर लिया है, अगर हम बहुत सारा सिलेंडर यहां लगा दें इसके चारों ओर ऐसे, ये एक सिलेंडर हो गया, ये मान लो फिर एक सिलेंडर हमने बना दिया, तो ये जो लाइट ट्यूब से निकला है वो पहले व्हाइट वाला सिलेंडर को पास करेगा, फिर पिंक वाले को पास करेगा, फिर ब्लू वाले को पास करेगा। तो एनर्जी तो पर सेकंड वही पास करेगा ना, पावर ऑफ सोर्स जितना वो निकला है। बदलते क्या जा रहा है, एरिया। एरिया कभी छोटा था कभी बड़ा हो जा रहा है, रेडियस बदल जा रहा है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा रिलेशन, बताओ। यहां पे इंटेंसिटी का रिलेशन हो जाएगा I1R1 इज इक्वल टू I2R2। यह सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए हुआ, पॉइंट सोर्स के लिए था IR² बराबर कांस्टेंट। तो शेप पर डिपेंड करता है कौन, इंटेंसिटी, और प्लेस पर। यहां खड़े हैं R1 दूरी पे तो 1/R1 के प्रोपोर्शनल है, R2 पे चले गए तो 1/R2 के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात। इसी में यदि कोई प्लेन सोर्स रहे, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है, प्लेन सोर्स किसे कहते हैं, प्लेन सोर्स कहते हैं जिसके लाइट बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करता हो। जैसे फॉर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरह की लाइट चलनी चाहिए। फॉर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, लाइट ऐसे चलनी चाहिए, देखो बिल्कुल इस प्रकार से, ऐसे लाइट चलनी चाहिए, यूं एकदम पैरेलल। ऐसे लेजर के लाइट होते हैं, लेजर बीम्स होते हैं। इसमें क्या है कि तुम यहां पे एरिया रखो चाहे यहां पे एरिया रखो, हमेशा सभी जगह लाइट सेम एरिया से पास करेगा। अगर यहां ए एरिया से पास कर रहा है तो यहां भी ए से ही पास करेगा। तो जितना एनर्जी अगर पर सेकंड यहां पास किया है, मान लो पावर अगर P है, तो वही एनर्जी यहां भी पास करेगा ए एरिया से ही। तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होता है कि P/A, ए एरिया से P, तो एक एरिया से जितना पास करेगा। तो P अगर यहां पे हम देखें, मान लो कि यही मेरा कोई सोर्स है, सब जगह एरिया एक समान है, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्लेन सोर्स की इंटेंसिटी वेरी नहीं करती है, कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी वेरी करती है, सिलिंड्रिकल सोर्स की इंटेंसिटी वेरी करती है। अब तुम कहोगे कि सर ये इंटेंसिटी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी से बहुत रिलेशन है, फोटोन का बहुत सारे रिलेशन है, और पावर से। क्या क्या क्वेश्चन में पूछेगा, एक बार अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन लेते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होगा। सिर्फ तुम सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ, ठीक है ना। उसको देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे यहां देखो, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देना चाहते हैं। क्या क्या भाई, क्या क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, और यह हमें क्या यूज करेंगे इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिटेड होते हैं किसी सोर्स के द्वारा, वो क्या होते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ये देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। P मान लिया पावर किसका,
मोनोक्रोमैटिक सोर्स का, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स में एक ही वेवलेंथ होता है या एक ही न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी तो मोनो मतलब एक। तो हर फोटोन की एनर्जी जो होती है एच न्यू सेम ही होगी। तो इस बार कहता है कि भाई कोई सोर्स अगर है जिसका पावर पी है तो उसे कितना फोटोन जनरेट होगा, कितना फोटोन वो निकालेगा। तो मान लो कि एन फोटोन निकाला, कितना निकाला एन, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है मान लिया ई, तो कुल एनर्जी निकला एन ई एक सेकंड में। हम ये एन मान रहे हैं पर सेकंड कि एक सेकंड में एन फोटोन निकला, तो एक की एनर्जी ई तो एन की एन ई, इतनी एनर्जी पर सेकंड निकली, और पर सेकंड जितनी एनर्जी निकलती है वो पावर होता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू पावर। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी बाई ई। यहां एन क्या है, क्या है एन, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, बोलो जल्दी से, पर सेकेंड बाय द सोर्स। तो जब भी क्वेश्चन में अगर फोटोन की संख्या पूछे पावर दे करके, तो पावर में एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर देना है। यहां ई क्या है, ई क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, जिसका फॉर्मूला क्या है, एच न्यू है, एस सी बाई लैम्डा है, 12400 बाई लैम्डा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पावर यदि वाट में लोगे तो इसको ध्यान रखना है कि जूल में लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के उसको जूल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो पावर से रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स का, क्या, पावर बटा एनर्जी ऑफ फोटॉन, पी बटा ई, याद रखोगे। अब चलते हैं दूसरा, कभी कोई पूछता है फोटोन फ्लक्स क्या है, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या होते हैं भाई, आ जाओ। फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स क्या होते हैं, फोटोन फ्लक्स, इसका भी कुछ लोग सिंबल फाई ही दे देता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, वर्क फंक्शन से कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। बेसिकली बेटा ये होता है, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां पे फोटोन फ्लक्स निकालना है, किस जगह पे, और सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है कि सिलिंड्रिकल सोर्स है, ये जानना जरूरी है। तो खैर कहीं पे निकालना है, मान लो किसी प्लेस पे निकालना है। इसका मतलब समझते हैं कि मतलब होता क्या है कि जहां पे फोटोन फ्लक्स पूछा गया वहां पे, उस जगह पे यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितने फोटोन जा रहे हैं, यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितने फोटोन पास कर रहे हैं, क्या होता है ये, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में। तो एक बात बताओ, मान लिया कि फाई लिख दें, क्या कंफ्यूज नहीं करोगे ना, फाई मान लिया फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स मतलब यूनिट एरिया से एक सेकंड में इतना फोटोन जा रहा है, और ई मान लिया एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी बेटा ई, और एक सेकंड में यूनिट एरिया से इतना फोटोन पास किया, तो एक सेकंड में यूनिट एरिया से एनर्जी कितना पास हो गई, फाई, क्योंकि एक की एनर्जी ई है और फाई की संख्या है जो यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास कर रहा है, तो कुल एनर्जी पास कर गई फाई ई, यूनिट एरिया से एक सेकंड में। और यूनिट एरिया से एक सेकंड में जितनी एनर्जी पास करती है उसी को तो इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया आई इंटेंसिटी। तो फोटोन फ्लक्स क्या हो जाएगा, आई बाई ई, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड कर देना है, किससे, एनर्जी ऑफ फोटोन से। एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोटोन फ्लक्स मिल जाएगा। फोटोन फ्लक्स और इंटेंसिटी में बहुत थोड़ा सा का डिफरेंस है। इंटेंसिटी है यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास होने वाला एनर्जी, और ये फोटोन फ्लक्स है यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास होने वाला फोटोन का नंबर, ठीक। अब बेटा यदि हम इंटेंसिटी बदलेंगे तो क्या होगा,
फोटोन फ्लक्स बदलेगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिए लाइट का तो कहेंगे फोटोन फ्लक्स बढ़ गया। जैसे इसको ऐसे समझो, बात को जरा समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो कि हमने यहां पर एक सोर्स लिया हुआ था, एक सोर्स था मेरे पास, ध्यान देना, बहुत गौर से समझो, थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैं देखते रहता हूं। आजकल तो कुछ पढ़ाई का पैटर्न ही समझ में नहीं आता। तुम इसको देखो और खुद रियलाइज करो कि क्या सिखाया गया है तुझे। मान लो कि ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और हमने तुमसे यहां पे पूछ दिया फोटोन फ्लक्स, तो फोटोन फ्लक्स का क्या इक्वेशन दिया भाई, I/E। तो यहां का इंटेंसिटी और एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। यहां का इंटेंसिटी तो पढ़ाए थे अभी, पॉइंट सोर्स का जो एनर्जी होता है स्फीयर से पास करता है, तो ये स्फीयर है आर रेडियस का, इंटेंसिटी तो पढ़ाए थे अभी, P/4πr² इंटू E हो जाएगा। और डायरेक्ट यदि इंटेंसिटी दिया हुआ है पॉइंट सोर्स का तब तो कोई बात ही नहीं है, इंटेंसिटी दे करके अगर पूछ रहा है तो सीधे एनर्जी से डिवाइड कर देता है। अब एक बात बताओ, ये इंटेंसिटी कैसे कैसे वैरी करेगा। यहां से दूर चले जाओ, रेडियस बदल जाएगा, फोटोन फ्लक्स बदल जाएगा, या सोर्स का पावर बढ़ा दो, पावर बदल दो और यहीं पे रहो तो इंटेंसिटी बदल जाएगा। तो इंटेंसिटी कैसे बदलता है, प्लेस बदलने से और पावर बदलने से। या तो पावर बदलो चाहे प्लेस बदलो, दूरी बदलो, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स के केस में और सिलिंड्रिकल सोर्स में। तो प्लेन सोर्स में तो कांस्टेंट ही रहता है, वहां इंटेंसिटी तो वेरी करता ही नहीं। तो इंटेंसिटी और फोटोन फ्लक्स किसकी प्रॉपर्टी है, पावर की। एक बात बताओ, मान लो कि पहले 100 वाट का, बाद में 500 वाट का हुआ, बाद में 1000 वाट का हो गया, लेकिन तीनों बार हम सोडियम लैंप लिए हुए हैं। सोडियम लैंप शायद पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं कि सोडियम लैंप से जो लाइट निकलता है 5500 एंगस्ट्रोम का लाइट निकलता है। तो हर बार लाइट तो इसी वेवलेंथ का निकलेगा, क्योंकि सोडियम लैंप है, तीनों बार केवल पावर बदल दिए हैं। तो क्या एनर्जी बदल जाएगा, नहीं, एनर्जी जो फोटोन की होती है वो तो hc/λ होती है, लैम्डा बदल नहीं रहा है, तो एनर्जी तो बदलेगा नहीं। लेकिन पावर चूंकि बदल रहे हैं बेटा, इसलिए फोटोन फ्लक्स और इंटेंसिटी बदल जाएगी। ठीक, तो इंटेंसिटी का संबंध फोटोन फ्लक्स से है, एनर्जी और फोटोन से उसको कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी फोटोन का तब बदलेगा जब निकलने वाले लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, ठीक है ना। कहोगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, देखो क्यों बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, जैसे पूछ देगा कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सेटअप है, ये हमारे पास सेटअप है, इस पे हमने लाइट गिराया, लाइट गिरा दिया, यहां कोई सोर्स है, लाइट गिराया। अब हम सोर्स की जो है या तो प्लेस बदल रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, या पावर बदल रहे हैं, दोनों में से कोई एक, लेकिन हर बार न्यू ही फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरा रहे हैं। तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चलते तो यहां पर एक करंट भी बोल सकते हैं। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो मान लो कि अगर n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 सेकंड में, तो करंट कितना हो जाएगा, इसको फोटो करंट बोलते हैं, n ही हो जाएगा। फोटो करंट क्या होगा भाई, फोटो करंट क्या होते हैं, फोटो करंट क्या होते हैं। फोटो तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, चार्ज फ्लोन पर सेकेंड, चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। बात खत्म, बात यहीं खत्म। अगर n इलेक्ट्रॉन निकला मान लो
n इलेक्ट्रॉन और E1 पर चार्ज है तो n ही हो जाएगा चार्ज पर सेकेंड। यहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, यहां से जब हम लाइट गिराएंगे तो इसका फोटोन फ्लक्स क्या होगा? फोटोन फ्लक्स हो जाएगा I/E। हमने कहा था कि हम E नहीं बदल रहे हैं, न्यू नहीं बदल रहे हैं। मान लो कि एक केस में हम इसका दूरी बढ़ा रहे हैं, सोर्स को दूर कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी बदलेगा, उससे फोटोन फ्लक्स बदलेगा, मतलब गिरने वाले फोटोन का नंबर बदलेगा। कम फोटोन गिरेगा चूंकि इंटेंसिटी तो घट जाएगी दूरी बढ़ाने से। अभी पढ़ाए थे 1/r² चाहे 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी घटेगी तो फोटोन का फ्लक्स घटेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का नंबर घटेगा। क्योंकि एक फोटोन अगर टकराता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो हालांकि हर फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, बताए थे कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो टकरा के अपनी एनर्जी खो देते हैं, अब बावजूद नहीं निकलते हैं, हालांकि उसको एनर्जी मिला है वर्क फंक्शन से ज्यादा। तो ऐसा नहीं होता है कि 100 फोटोन गिराएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 100 फोटोन गिराएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेकर के अंदर में कोलिजन करके एनर्जी समाप्त कर लेता है। तो कभी कभी इफिशियंसी दिया रहता है कि फोटोन की इफिशियंसी है 1%, मतलब 100 फोटोन गिरेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बात समझ रहे हो? तो यदि फोटो करंट पे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे और E से गुना कर देंगे। और नंबर कैसे निकालेंगे? पहले फोटोन फ्लक्स निकालेंगे I/E करके, इंटेंसिटी दिया रहता है क्वेश्चन में। अब जब फोटोन फ्लक्स निकल गया, इसका मतलब 1 सेकंड में यूनिट एरिया पर इतना गिर रहा है। तो अगर A एरिया पे गिर रहा है लाइट, तो A से मल्टीप्लाई कर लो, उतना फोटोन गिर गया। इफिशियंसी मान लो कि 10% है, तो इसका 10% कर दो, उतना फोटोन गिरा, और उसी से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजेक्ट हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो करना क्या है? 5 यानी कि फोटोन फ्लक्स इनटू एरिया। यूनिट एरिया पर इतना फोटोन गिरता है, तो ए एरिया पर इतना इंटू ए कर देंगे 1 सेकंड में। अब यदि ईटा इसकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी दिया रहता है कि 10% है, 20% है, तो अगर ईटा परसेंट है तो ईटा बाई 100 कर दो। जैसे 20% है मतलब 100 से 20 निकल रहा है, तो इतना से कितना निकलेगा? 100 में 20, इसलिए 1 में 20/100, इसलिए इतना से इतना गुना इतना। ईटा इफिशियंसी है, तो इतना फोटोन गिरा जो कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर से एक बार, फाई क्या है? फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट एरिया पर इतना गिरा 1 सेकंड में, तो ए एरिया पर इंटू ए, इतना टोटल फोटोन गिर गया। अब इफिशियंसी दे दिया कि भाई 25% है, तो 100 में 25 तो 1 में कितना? 25/100, तो इतना में कितना? इंटू कर दिया। मतलब इतना ही फोटोन है जो इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ठीक है, इतना फोटोन से निकल रहा है तो 1 से 1 निकलता है, 1-1 का ना पढ़ाए थे, कोलिजन होता है, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फोटो करंट क्या हो जाएगा? इसी में चार्ज से गुना कर देंगे, तो फोटो करंट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय क्या? चार्ज। यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग बनाते हैं। अब देखो, कभी कभी पूछेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से इंटेंसिटी का कोई संबंध नहीं है। देखो हम क्या पढ़ाए थे, हमने जो इक्वेशन पढ़ाया था कुछ ऐसा पढ़ाया था ना कि K max इज इक्वल टू E माइनस फाई, यही ना पढ़ाया था, फाई वर्क फंक्शन था। और ये क्या पढ़ाए थे भाई? ये पढ़ाए थे EVS, दिस इज H न्यू माइनस फाई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही ना पढ़ाए थे, H/E इंटू न्यू माइनस फाई बाई E। अब यदि हम इंटेंसिटी बदलते हैं
तो इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है? पढ़ाए तो थे अभी कि पावर पे और दूरी पे। तो इंटेंसिटी बदलने से न्यू तो बदलेगा नहीं। अगर हम न्यू नहीं बदलेंगे, इंटेंसिटी बदलेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ेगा और मेटल के नेचर से फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? फोटोन का नंबर बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन पढ़ाए थे ना अभी, फोटोन फ्लक्स आई बाई, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और यदि वो न्यू नोट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उससे करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी करंट को बढ़ा घटा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को नहीं। समझ में आई बात? देखो, एक लास्ट चीज जो बताना चाहते हैं, इसमें ज्यादातर चीजें समझा दिए हैं, इसमें एक लास्ट जो हम बताना चाह रहे थे तुम लोगों को, वो क्या है? ग्राफ व्राफ थोड़ा सा पूछता है। देखो यहां पे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास इस तरह से। ये दो मेटल हैं, यहां पे अभी हम सेल लाएंगे ऐसे, एक सेल लाएंगे। ये कोई सोर्स है, इस पे हम लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, न्यू बड़ा रख रहे हैं, न्यू नोट से, थ्रेशोल्ड से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। सपोज करो कि यहां पे हमने एक बैटरी जोड़ा है, कुछ ऐसा बैटरी जोड़ा। ऐसा बैटरी जोड़ेंगे, चूंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। कभी कभी लोग यहां अर्थिंग कर देता है, तो अर्थिंग करने से मतलब क्या हुआ कि यहां का पोटेंशियल जीरो हो गया। तो अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई बैटरी 10 वोल्ट का है तो ये समझो कि जितना इधर छोटा वाला का पोटेंशियल है उससे 10 इधर ज्यादा है, और जितना बड़े वाले का पोटेंशियल है उससे 10 इधर कम है। जैसे अगर यहां 2 वोल्ट समझते हो तो 10 ज्यादा, यहां 12 समझेंगे, और इसी का डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज है। और अगर यहां 10 कोई समझता है तो इससे, अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो 10 में से 12 गया 2, तो यहां -2 वोल्ट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है बैटरी का। तो इधर हम 0 कर दिया, तो यदि V वोल्ट का बैटरी है तो ये इससे ज्यादा V होगा, यानी कि यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, यानी कि V पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है अभी। फील्ड किधर है? ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है, तो फील्ड इधर है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा के इधर ले जाएगा। अब ध्यान देना, यदि हम एक बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे देखो, यदि हम बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएं और यहां पर एक आमीटर लगा दें, एक आमीटर लगा दो यहां पे, ये आमीटर लगा दिया हमने, आमीटर है, इसको जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो उसके उल्टा में करंट आएगा ना, तो ऐसे करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ऐसे, तो करंट उल्टा में ऐसे जाएगा। तो इस वोल्टेज को बदलते हैं और करंट नोट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा यह जाता है, इधर वोल्टेज है, इधर करंट है। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, पहले करंट बढ़ता है, और उसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें तो करंट बढ़ता नहीं है। उसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ऐसा क्यों हुआ? पहले वोल्टेज बढ़ाने से यहां पर करंट बढ़ा, बाद में नहीं बढ़ा। क्यों हुआ ऐसा?
देखो बेटा, बात यह है कि यदि यहां पर एक एरिया लेके सोचो तो करंट का मतलब क्या है? तो ऐसा क्यों हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से पहले करंट बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया? देखो, हमने तुमको बताया था कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो 0 से लेकर के Kmax के बीच होती है। Kmax से ज्यादा नहीं, 0 से कम नहीं, इसके बीच लाई करता है। बताया था ये बात। करंट का मतलब होता है कि यहां से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उतना इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो ज्यादा चार्ज पास किया, करंट ज्यादा होगा। कम पास करेगा तो कम चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो कम चार्ज जाएगा। फोटो करंट ही ना होगा। फोटो करंट क्या होगा? फोटो करंट हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू स्मॉल ई। तो नंबर यदि बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा। तो नंबर बढ़ेगा कैसे? देखो, पहले क्या होता है कि जब ये वोल्टेज कम होता है तो ये जो फील्ड है हमारा, वोल्टेज कम होने से ये फील्ड कम होता है, ई स्मॉल होता है शुरू में। स्मॉल ई होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा कम लगेगा। फोर्स कम लगने से क्या होगा कि स्लो चलेगा और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में भी बेटा रिपल्सन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं। ये कहां जा रहे हो, भागो, स्लो चल रहा है और यहां पहुंचना चाह रहा है, भागता है कि नहीं? मारेंगे लात से। तो जो कम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपस के रिपल्सन के चलते ही यहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो शुरू में चार्ज का फ्लो कम है, इसलिए करंट कम होता है। और जैसे जैसे इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे फील्ड स्ट्रांग होता है। तो ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर इधर फील्ड के अपोजिट रहेगा ना नेगेटिव चार्ज पे, तो इसको फास्ट करता है। और फास्ट करने से स्लो इलेक्ट्रॉन भी इस एरिया को पार करता है। तो जो पहले कम संख्या में पार कर रहा था वो ज्यादा संख्या में पार करता है, तो करंट बढ़ता है। और वोल्टेज बढ़ाए और फील्ड स्ट्रांग हुआ, और जो स्लो वाला इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट 0 स्पीड वाला उससे भी जाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब वोल्टेज बहुत बढ़ा देते हैं तो फील्ड इतना ताकतवर हो जाता है कि ऑलमोस्ट 0 स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को भी यहां पहुंचा देता है फोर्स लगा करके फील्ड। अब उसके ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, उससे ज्यादा वोल्टेज करोगे, तब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। पहले मान लो 100 लड़का दौड़ रहा था और उसमें 10 गो में स्टेमिना था, तो 10 गो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा था। बाद में पीछे से कुछ धक्का दिया तुम धीरे धीरे, तो कुछ और लेस स्टेमिना वाला पहुंचा। एक समय आया कि इतना धक्का देने लगा पीछे से तुम कि 100 के 100 बच्चे वहां पहुंच गए। अब बच्चे ही नहीं रहे तो कहां से आगे अब जाएगा? अब और बच्चे लाओ, अलग से इकट्ठा करो, तब ना ज्यादा बच्चे वहां पहुंचेंगे। तो वही बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला है जब सब पहुंचने लगेगा यहां, तो उसी समय करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसी को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक, तो स्मॉल वोल्टेज से लार्ज वोल्टेज की तरफ जाने से करंट बढ़ता है लेकिन बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो यदि हम एक ग्राफ खींचें, इधर वोल्टेज लें, कुछ लोग इसको एनोड वोल्टेज भी बोलता है, क्योंकि ये V वोल्टेज क्या हो गया, एनोड का वोल्टेज हो गया। इधर तो अर्थिंग कर दिए, तो अगर 20 वोल्ट का बैटरी है, इधर 0 हो गया, तो 0 से 20 ज्यादा मतलब 20 ही मान सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको एनोड वोल्टेज बोलते हैं बेटा। तो होता क्या है कि करंट का ग्राफ ऐसे दिखाते हैं। पहले ये वोल्टेज बढ़ाए तो करंट देखो बढ़ रहा है, इधर करंट है, ये करंट है वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक समय कांस्टेंट हो गया। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है? अब देखो क्या है कि यदि इस वोल्टेज को हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तब क्या होगा? उल्टा करने से क्या होगा भाई? देखो उल्टा करने से क्या होगा? उल्टा करने से क्या होगा, जरा समझते हैं सिचुएशन को। कि ये हमारे पास कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर पे समझते हैं, या वैक्यूम ट्यूब भी ले सकते हैं। चलो, ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था। अब इसको हमने बैटरी को उलट दिया, ऐसा कर दिया। इधर हम अर्थिंग रखे थे। अब ध्यान दो, तो इधर 0 हो गया। तो अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, मतलब समझते हो कि यहां से 10 कम, यहां 0 है, तो 0 से 10 कम, 0 में से 10 घटाओ, यहां -10 हो गया ना। तो मेरा जो एनोड था माइनस पोटेंशियल पे चला गया, पहले था प्लस पोटेंशियल पे पिछले वाले ग्राफ में। तो अब यहां पे अगर ये
समझाने के लिए 10 लिए थे, इसको मिटा देते हैं, V वोल्ट कर लेते हैं, तो यहां का वोल्टेज V हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर अर्थिंग है। अगर ये V वोल्ट का है तो 0 माइनस V करेंगे, माइनस V वोल्ट। तो एक तरह से एनोड हमारा कैथोड बन गया है, लेकिन उसको अभी हम एनोड ही बोल रहे हैं, पहले की जैसा है नहीं वो एनोड। अब इस पे लाइट यदि हम गिराएंगे तब क्या होगा बच्चा लोग? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। लेकिन इस दफा फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, क्योंकि फील्ड हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। हाई इधर है ना, बैटरी का पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा निगेटिव चार्ज पे, रोकने का काम करेगा। और यदि वो इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं पहुंचने दिया, इधर ही स्टॉप कर दिया, तो इस रीजन में, यहां जो डैश डैश रीजन मार रहे हैं, यहां तो चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। यहां से कोई चार्ज का फ्लो नहीं हुआ तो करंट 0 हो जाएगा। और जैसे ही करंट 0 हो जाएगा तो उस समय जो वोल्टेज होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो समझाए थे तुमको। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये तो समझा चुके हैं ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ग्राफ जो होता है, अगर दोनों ग्राफ को हम एक साथ दिखाएं, इधर वोल्टेज और इधर करंट, तो पहले तो समझा ही दिए थे कि बैटरी जब उल्टा ऐसे जोड़ेंगे, इसको प्लस पे रखेंगे तो ग्राफ ऐसा था। अब इस केस में क्या है कि यहां का वोल्टेज माइनस हो गया, तो इधर आओ। अब वोल्टेज माइनस हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे, ये फील्ड ताकतवर होते जाएगा ना, तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा और फास्ट वाले को भी रोकना शुरू करेगा। एक समय आएगा कि सारे को रोक देगा, तो करंट हमारा 0 हो जाएगा और इसी वोल्टेज को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मान लीजिए ग्राफ I1 इंटेंसिटी पे है, अगर I2 पे खींचे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा ले तो बताए तो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? फोटोन फ्लक्स बढ़ेगा, फाई, जो कि I/E पढ़ाए थे। ये फोटोन फ्लक्स बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ने से। फोटोन फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा? फोटोन का नंबर ज्यादा गिरेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकलेगा, ज्यादा करंट होगा। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन करंट हमारा बढ़ जाएगा, ज्यादा करंट मिलेगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, वो यही रहेगा, चाहे कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल यही रहेगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी ना बदल लें। क्योंकि पढ़ाए थे ना अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला h/e इंटू न्यू माइनस phi/e। तो जब तक हम न्यू नहीं चेंज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो बहुत सारा ग्राफ यदि एक ही प्लेस पे कट कर रहा हो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल में, इसका मतलब सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है। और यदि किसी ग्राफ में इस तरह से है, यहां है और यहां है, तो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इस ग्राफ में ज्यादा है, इस वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, इसकी न्यू2 है, तो निश्चित रूप से न्यू2 ग्रेटर है न्यू1 से। ठीक है? और यहां पे करंट ज्यादा है, ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट जो करंट है यहां ज्यादा है, यहां कम करंट है, सैचुरेशन करंट, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इससे। तो यही सब तो क्वेश्चन आता है, इंटेंसिटी बदलने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या होगा, थ्रेशोल्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, सब तो बता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो बस क्वेश्चन करके बता देना है। बता देते हैं क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना? जुड़े रहिए और इसी तरह से आपको नई नई बात बताते रहेंगे, डेप्थ में समझाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सेकंड पार्ट इसका जब डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा उस पार्ट में, तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो वो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज को फिर से क्लियर कर सकूं। क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है कि यदि बच्चे फिजिक्स पढ़ें और उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वही बच्चा बना सकता है जिसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह। ऐसा नहीं कि ऐसा कर देने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कर देने से ऐसा हो जाता है, वैसे बच्चों से फिजिक्स नहीं बनता है। याद क्या क्या रखना है इसमें? वर्क फंक्शन का इक्वेशन बताए थे ना।
की पॉइंट्स क्या क्या था, की पॉइंट्स अगर दे दें, की पॉइंट्स क्या क्या इसमें रखना है, की पॉइंट्स, वर्क फंक्शन फाई एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट। ये न्यू नॉट और लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल h बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई बाई ई, ये दूसरा इक्वेशन बेटा। तीसरा इक्वेशन, इसी में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करना है तो 12400 बाई लैम्डा, ये फोटोन की एनर्जी हो गई, माइनस फाई, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना होगा, ये एंगस्ट्रॉम में लेना होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये मिल जाएगा वोल्ट में। तीसरी बात, के मैक्स क्या है, ई माइनस फाई है। चौथी बात, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू के मैक्स। ये जो के है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इसी के बीच लाई करता है, के मैक्स से ज्यादा नहीं, 0 से कम नहीं। उसके बाद पांचवी बात कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी पर डिपेंड करता है और मेटल पर, तो ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी का संबंध हमेशा इलेक्ट्रॉन के नंबर से होता है, इंटेंसिटी का संबंध नंबर से है, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, उसके काइनेटिक एनर्जी से नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, और थोड़ा सा हमने स्पीड रखा है समझाने के लिए, कोशिश थी कि जल्दी से चैप्टर फिनिश कर दें। तो आप पहले ऐसा करें कि इतना पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी बुक है उसको सॉल्व कीजिए, कोई भी मटेरियल हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो, यदि नहीं बनता है उस क्वेश्चन को हमारे पास भेजिए, हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में और आपको समझाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले खुद से आप सॉल्व करें और देखें कि हमारी बात आप किस स्तर तक, कहां तक समझे हैं और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। फिर मिलेंगे, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।